हेलो गाइस, दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटर दिव्यांश श्रीवास्तव। इस बार मैं आया हूँ आपके पास मर्चेंट ऑफ वेनिस के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। तो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को ये फेस करनी पड़ती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही लेंथी, एक बहुत ही बड़ा प्ले है, और जब हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं या रटने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारे पास बाकी प्रिपरेशंस के साथ इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक प्ले को, मर्चेंट ऑफ वेनिस को, बहुत ज़्यादा टाइम दें प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपके लिए ये वीडियो सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस को अच्छे से समझते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स इस हद तक क्लियर करते हैं कि अगली बार कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास आए तो आपको पूरे नंबर दे के जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से नीचे रेड बटन को दबा लीजिए सब्सक्राइब के, और उसके बाद एक कॉपी और पेन अपनी नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस के व्यापारियों की एक कहानी है जिसमें हम लव स्टोरीज, 3 लव स्टोरीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनके जो किरदार हैं उनको क्लियर करते हैं और उसके बाद हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वेनिस में 2 तरह के धर्म थे, एक क्रिश्चियन और दूसरा जीव। जीव मतलब यहूदी, क्रिश्चियन मतलब ईसाई। क्रिश्चियन और जीव में उतनी ही तकरार थी जैसे कि आप इंडिया में देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल उसी तरह से कभी कभी तकरार हो जाती थी। जो जीव थे, यहूदी, वो कम थे और मेजॉरिटी में जो थे वो क्रिश्चियन थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर इस प्ले में है एंटोनियो। एंटोनियो एक बहुत अच्छा व्यापारी है। वो, उसके जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसके जहाज चलते हैं और वो सबकी मदद करता है और क्रिश्चियन है और बहुत अच्छा इंसान है। इसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, बसेनियो, जो कि आपके प्ले का हीरो है। तो एंटोनियो और बसेनियो में बहुत अच्छी सी दोस्ती है। ये हमने देख लिया पॉजिटिव साइड। अब देखते हैं विलन कहानी का। तो विलन है यहाँ पे शाइलॉक। ये जो किरदार है ये जीव है, यहूदी। ये भी बिजनेसमैन है, लेकिन ये एंटोनियो से बहुत नफरत करता है, बहुत जलन है इसके दिल में, क्योंकि एंटोनियो को पूरी पब्लिक बहुत प्यार करती है। और जो शाइलॉक है वो बहुत ही लालची इंसान है। आगे प्ले में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यारा उसका पैसा, उसकी धन दौलत होती है, और वो लोगों को बहुत टॉर्चर करता है। अगर उन्हें पैसा देता भी है तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे देता है। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव साइड। अब आते हैं इसके लव स्टोरी कैरेक्टर पे। तो अब बात करते हैं हमारे मेन हीरो और हीरोइन की। तो बसेनियो एक राजकुमारी को बहुत प्यार करता होता है जिसका नाम होता है पोर्शिया, जो हमारे प्ले की हीरोइन है। पोर्शिया भी बसेनियो को उतना ही प्यार करती होती है, लेकिन वो डायरेक्ट अपने राजकुमार को, अपने होने वाले पति को नहीं चुन सकती। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी राजकुमारी होती थी उसके लिए एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन तैयार किया जाता था उसके पिता के द्वारा, जो कि राजा होते थे, और जो भी राजा या जो भी राजकुमार उस कंपटीशन को जीतता था वो हकदार होता था उस राजकुमारी का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिंग कास्केट सीन। इसमें क्या होता है कि 3 संदूकें, 3 कास्केट्स उसके पिता तैयार करते हैं, एक सोने की, एक सिल्वर की और एक लेड की। और ज़्यादातर यही होता है कि सभी राजकुमार या तो सोने की संदूक चूज़ करते हैं या फिर सिल्वर की यानी कि चांदी की संदूक चूज़ करते हैं, और उन दोनों में से मानव खोपड़ी निकलती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस इंसान के ऊपर लालच हावी हो वो कभी भी अपनी पार्टनर को खुश नहीं रख सकता। तो पोर्शिया को कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि कहीं बसेनियो भी गलत कास्केट, गलत संदूक ना चूज कर ले। लेकिन हमारे प्ले का हीरो बसेनियो लेड की संदूक चूज करता है, कैस्केट चूज करता है, और उसमें साफ साफ पोर्शिया की तस्वीर निकलती है, जिसका मतलब यह होता है कि स्वयंवर में पोर्शिया को उसका सही हकदार मिल गया है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब
बसेनियो को 3000 ड्यूकेट्स, ड्यूकेट्स जैसे यहाँ पे रुपया चलता है वैसे ही वहाँ पे जो राशि होती है वो ड्यूकेट्स होती है, तो उसको 3000 ड्यूकेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। वो बहुत ही मस्त मौला टाइप इंसान होता है बसेनियो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेविंग में बिलीव नहीं करता है। तो वो सीधे एंटोनियो अपने दोस्त के पास जाता है और एंटोनियो से पैसे मांगता है और बोलता है कि मैं तुमको बहुत जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन एंटोनियो अपनी मजबूरी वहाँ पे बताता है कि उसके जो जहाज़ हैं पानी के वो अभी आ रहे हैं और उसने अपना जितना भी पैसा है सारा उन जहाज़ों पर इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, तो एक बार उसके जहाज़ आ जाएं तो वो बहुत आसानी से उसे पैसे दे पाएगा। लेकिन बसेनियो को तो अर्जेंट पैसे की ज़रूरत होती है। और फिर क्या था, एक अच्छे दोस्त की जिम्मेदारी निभाते हुए एंटोनियो बसेनियो के साथ शाइलॉक के पास जाता है। एंटोनियो को पता होता है कि शाइलॉक उससे नफरत करता है, लेकिन यहाँ पर दोस्ती का सवाल था। शाइलॉक से जब वो 3000 ड्यूकेट्स मांगता है और अपनी गारंटी देता है, तो शाइलॉक इसे मौके का फ़ायदा उठाने का एक अच्छा जरिया समझता है। वो एक शर्त रखता है कि ठीक है, एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं और अगर 3 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे 3000 ड्यूकेट्स वापस नहीं मिले तो मैं एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश यानी कि 1 पाउंड मांस दिल के पास का ले लूंगा। एंटोनियो को मुझे वो देना ही पड़ेगा अगर 3 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले। बसेनियो ये सुनकर बहुत नाराज हो गया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसमें मेरे दोस्त की जान को खतरा हो। लेकिन एंटोनियो ने बसेनियो को समझाया कि 3 महीने बहुत हैं, तब तक तो हम लोग का जहाज भी लौट आएगा और मैं तुम्हें आराम से पैसे वापस कर दूंगा और तुम शाइलॉक को वापस कर देना। और उन लोगों ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सीन पर। तो पैसे मिलने के बाद बसेनियो खुशी खुशी पोर्शिया से शादी करने के लिए तैयारी करने लगता है। वो एंटोनियो को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन एंटोनियो को अपने जहाज का इंतजार होता है। उसके बहुत सारे जहाज अभी आने को थे। तो वो ग्रेशियानो, जो कि अभी एक नया कैरेक्टर है, वो भी एंटोनियो और बसेनियो का बहुत अच्छा दोस्त है। ग्रेशियानो थोड़ा गर्म मिजाज का इंसान है, इससे बहुत जल्दी गुस्सा आती है, लेकिन ये बसेनियो के साथ चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसे किसी से प्यार है। चलिए पोर्शिया की तरफ चलते हैं। पोर्शिया एक राजकुमारी है और आप जानते हैं कि राजकुमारियों के साथ हमेशा एक दासी, एक उसकी बेस्ट फ्रेंड दासी के रूप में हमेशा रहती थी। हर राजकुमारी के साथ रही है। तो पोर्शिया के साथ भी नेरिसा नाम की एक बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए या उसकी परमानेंट असिस्टेंट कह लीजिए, वो रहती थी। ग्रेशियानो अंदर ही अंदर नेरिसा से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि जब वो बसेनियो की शादी में जाएगा तो हो सकता है उसका नंबर भी लग जाए। तो वो दोनों दोस्त चल देते हैं और बहुत खुशी के साथ वहाँ पहुँचते हैं और शादी की सब तैयारियाँ हो रही होती हैं। ये जो जगह जहाँ पे पोर्शिया रहती है उसे बेलमोंट कहते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं लॉरेंजो और जेसिका। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है? तो जेसिका हमारे प्ले के जो विलन शाइलॉक की बेटी है और वो एक क्रिश्चियन से प्यार करती है। अब जेसिका खुद तो जीव होती है, यहूदी, और वो एक क्रिश्चियन लॉरेंजो से प्यार करती है। वो जानती है कि उसके जीते जी तो उसके पिता शाइलॉक बिल्कुल भी ये शादी पे मंजूरी नहीं देंगे। तो वो क्या करती है, रातों रात जितना भी जेवर उसके घर में होता है, जितने ज्वेल्स होते हैं, ये सब लेकर वो लॉरेंजो के साथ बेलमोंट भाग के आ जाती है पोर्शिया के पास। जब ये बात शाइलॉक को पता चलती है तो आपको भी बहुत शॉकिंग लगेगा कि उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं होती है। उसे इस बात पर नाराज़गी होती है कि उसके जेवर, उसका पैसा सब उसके हाथ से चला गया है। वो इतना लालची होता है कि वो चाहता है कि भले ही मेरी बेटी जिंदा या मुर्दा मुझे मिले, लेकिन मुझे मेरा सारा पैसा वापस मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले अब आपको मैं 3 कपल्स के बारे में भी बता दूं। तो पहला कपल हमारा हीरो और हीरोइन बसेनियो और पोर्शिया, दूसरा कपल हमारा ग्रेशियानो और नेरिसा, और तीसरा कपल जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लॉरेंजो और जेसिका। जी हाँ, बहुत अच्छे से पार्टी हो रही होती है, पूरी पार्टी में प्यार का माहौल होता है और तभी एक बुरी खबर आती है। बुरी खबर ये आती है कि एंटोनियो के जितने भी जहाज आने थे वो सब डूब चुके होते हैं और अब 3 महीने भी पूरे हो चुके होते हैं। बसेनियो ये पूरी बात पोर्शिया को बताता है और कहता है कि उसे इजाज़त दे, अब उसे अपने दोस्त एंटोनियो को बचाने जाना ही होगा, वरना शाइलॉक उसके दिल के पास से 1 पाउंड मांस निकलवा लेगा, जिसका मतलब एंटोनियो की मौत पक्की है। अब आता है हमारा फाइनल सीन, जिसे ट्रायल सीन भी कहा जाता है, जिसे कोर्ट सीन भी कहा जाता है। यहाँ पर होते हैं ड्यूक ऑफ वेनिस, मतलब कि जज साहब।
अब एंटोनियो और बसेनियो जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो जज भी शाइलॉक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आप 3000 की जगह भले ही 6000 ड्यूकेट्स ले लीजिए, लेकिन इस शर्त को खारिज करिए वरना एंटोनियो की जान चली जाएगी। लेकिन शाइलॉक यहाँ पर पैसे का खेल नहीं खेल रहा था, यहाँ वो अपने सबसे बड़े दुश्मन एंटोनियो की जान चाहता था। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट आएगा वो पोर्शिया की तरफ से आएगा। पोर्शिया जो कि बसेनियो को बहुत प्यार करती थी, अब वो निभाएगी एक अच्छे पार्टनर के फर्ज। तो वो क्या करती है, वो डॉक्टर बलेरियो जो कि उनके वकील होते हैं उन्हें एक लेटर लिखती है और उनसे बोलती है कि वो उनके असिस्टेंट बन के जाएगी और ये बताएगी कि डॉक्टर बलेरियो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं और मैं उनका जो असिस्टेंट हूं वो लड़ूंगा। उस जमाने में ये बात आपको नोट करनी है कि उस जमाने में औरतों को वकील बनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए पोर्शिया एक आदमी का भेष बना के वहां पहुंच जाती है और ये बात वो अपने पति बसेनियो को नहीं बताती है। पोर्शिया पहुंचती है, बहुत ही समझदार राजकुमारी पोर्शिया होती है। तो पहले पोर्शिया उसे समझाने की कोशिश करती है शाइलॉक को, लेकिन शाइलॉक नहीं समझता है। तो पोर्शिया एक बहुत ही बेहतरीन शर्त रख देती है। पोर्शिया कहती है कि ठीक है, अगर आपको एंटोनियो का 1 पाउंड मांस चाहिए तो आप निकाल लीजिए, लेकिन आप उसका 1 कतरा खून भी जमीन पर नहीं गिरा सकते, क्योंकि वेनिस के नियमों के अनुसार कोई यहूदी या कोई भी और धर्म का इंसान किसी ईसाई यानी कि क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता। अब शाइलॉक सक्का बक्का हो चुका था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो समझ गया था कि वो बुरी तरीके से फंस गया है। और उसके बाद एंटोनियो से पूछा जाता है जज के द्वारा कि क्योंकि शाइलॉक की चोरी पकड़ी गई है तो आप उसे क्या सज़ा देना चाहेंगे, क्या आप उसकी सारी प्रॉपर्टी चाहते हैं? क्योंकि एंटोनियो बहुत ही अच्छा इंसान था दिल का, तो उसने बोला कि मैं सिर्फ 2 शर्तें रखना चाहता हूँ। पहली शर्त यह कि शाइलॉक अपना धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियन बन जाए, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट शर्त यह कि वो अपनी 50% प्रॉपर्टी वेनिस के सरकार को दे और बाकी 50% प्रॉपर्टी अपनी लड़की को दे जो कि भाग गई थी, जिसका नाम था जेसिका। यह सुनकर शाइलॉक पानी पानी हो चुका था, लेकिन शाइलॉक मजबूर था, उसे वो काम करना ही था। तो यहां पर सच की जीत हो गई। लेकिन अभी कहानी में एक और बहुत मजेदार ट्विस्ट आने वाला था। पोर्शिया ने सोचा कि चलो क्यों ना अपने प्रेमी बसेनियो के साथ थोड़ा मजा लिया जाए। जब एंगेजमेंट हो रही थी वहां पर बेलमोंट में, तो पोर्शिया ने एक अंगूठी दी थी अपने पति को, अपने लवर को, और बोला था कि ये अंगूठी मेरे दिल के बहुत करीब है और ये मेरे प्यार की निशानी है, तो इसे कभी खोना मत, कभी किसी को देना मत। और बसेनियो ने भी बहुत ही प्राउडली ये वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे इस अंगूठी का ख्याल रखूंगा। अब वो तो वहां पे वकील बनी थी, और जब उसके दोस्त की जान बची तो बसेनियो ने थैंक यू बोला, और जो भेस बदले हुए पोर्शिया थी, पोर्शिया ने एक दाव खेला। पोर्शिया ने कहा मुझे कोई इनाम या पैसा नहीं चाहिए, जो अंगूठी आपने पहनी है ये मुझे दे दीजिए। अब बसेनियो को तो पता नहीं था कि जो भेस बदले हुए आदमी खड़ा है ये कोई आदमी नहीं बल्कि ये उसकी प्रेमिका पोर्शिया ही है। बहुत ही मजबूर होकर, दुखी होकर उसे वो अंगूठी देनी पड़ी, क्योंकि इतना बड़ा एहसान जो था, उसके दोस्त की जान जो बची थी। जब सब कुछ सही होकर बेलमोंट वापस गई है अपने दोस्त को लेके, तो पोर्शिया ने मजे लेने के लिए उससे एक सवाल पूछा बसेनियो से कि मेरी अंगूठी कहाँ है। बसेनियो बहुत दुखी हो गया और बसेनियो ने पूरी कहानी सुनाई कि वो मजबूर था। पोर्शिया ये कहानी सुनकर हंसने लगी और उसने सच्चाई बसेनियो को बताई कि जिस वकील ने आपको केस जिताया है वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। तो यहां पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। एंटोनियो और शाइलॉक में अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, यानी कि एंटोनियो की जीत होती है। और लास्ट में, क्योंकि ये ट्रैजिक कॉमेडी है, प्यार की जीत भी होती है। हमारे तीनों कपल्स को अपने अपने प्यार मिल जाते हैं। और तभी एक अच्छी न्यूज़ आती है एंटोनियो के लिए कि जो जहाज़ उसके डूब चुके थे वो दरअसल एक गलत खबर थी। उसके सारे जहाज़ वापस आ चुके थे और उसका कोई लॉस नहीं हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्लियर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।